एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। हमारे पास अभी तक 4 मॉड्यूल हमने कंप्लीट कर चुके हैं इस पूरे सीरीज़ में आरसीसी के, जिसमें आपके पास सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर देखा था, फिर मॉड्यूल नंबर 3 में हमने शेयर, बॉन्ड और टॉर्जन के बारे में बात की थी। मॉड्यूल नंबर 4 में मैंने मेंबर के बारे में स्टार्ट किया था, जो कि हमने सबसे पहले स्लैब्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, बीम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था मॉड्यूल नंबर 2 में, तो बीम और स्लैब हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब सबसे पहला आपके पास जो इनिशियल जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एलएसएम जो डिज़ाइन होता है, लिमिट स्टेट का जो डिज़ाइन होता है आरसीसी के लिए, वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला आपके पास होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा आपके पास होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। इसके बारे में हमने बताया था, और मैंने आपको बताया था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आपके 4 क्राइटेरिया रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं आपके पास? सबसे पहले मैंने आपसे बात किया था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्चर के बारे में बात किया था, फिर मैंने आपसे बात किया था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड शेयर, फिर मैंने बात किया था टॉर्जन के बारे में, और लास्ट में मैंने आपको बोला था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड कंप्रेशन। ठीक है, जिसमें से फ्लेक्चर, शेयर, टॉर्जन, ये सब हमने बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं। आई होप आपको वो सारे लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। आई होप आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ठीक है, बस एक हमारे पास बच गया था, वो क्या था हमारे पास? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड कंप्रेशन। तो मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूल नंबर 5 जो रहेगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड कंप्रेशन। तो आज हमारे पास मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड कंप्रेशन। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास जो आपके पास आरसीसी या फिर जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है, उसमें आप मेरे को ये बताइए कि जो मेंबर्स होते हैं उसमें ऐसा कौन सा मेंबर है जो कंप्रेशन के लिए डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किसके लिए? कंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आपके पास मेंबर है स्ट्रक्चर में जिसके लिए हमें कंप्रेशन के लिए डिजाइन करना होगा? तो देखिए 4 टाइप के आपके पास मेनली आपके पास एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे ऊपर आता है आपके पास स्लैब। स्लैब का जो टोटल जो वेट है, स्लैब का जो टोटल जो लोड आ रहा है, वो स्लैब किसको ट्रांसफर करता है? आपके पास बीम को। ठीक है, फिर उसके बाद बीम आपके पास टोटल पूरा स्लैब का लोड ले लिया, साथ ही साथ उसमें आपके पास उसका जो सेल्फ वेट वगैरह होगा वो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा किसको? कॉलम को। और कॉलम क्या करेगा? आपके पास टोटल एंटायरली ऊपर का जो उसने लोड लिया हुआ है, कॉलम वापस कर देगा किसको? वो कर देगा फुटिंग को ट्रांसफर कर देगा। और फुटिंग अल्टीमेटली किस पे रेस्ट करिए? आपके पास सॉइल में। और जो पूरा जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर का वो फुटिंग पे आ रहा है, और फुटिंग किसको ट्रांसफर कर रही है? वो सॉइल में ट्रांसफर कर दे रही है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बीम हमने अच्छे से पढ़ लिया था। बीम का मैंने आपको डिजाइन अच्छे से बता दिया था। ठीक है, इसके पहले मैंने आपसे स्लैब्स के बारे में बात किया था। बीम्स में हमने 3 टाइप के बीम्स के बारे में बात किया था। एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, फिर हमने बात किया था डबली रीइंफोर्स्ड बीम, और हमने बात किया था किसके बारे में? फ्लैंज्ड के बारे में। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो अभी अभी ज्वाइन किया हमें, तो ये सब चीजें हो चुकी है ना, ये सब चीजें हमारे पास हम पढ़ चुके हैं मॉड्यूल नंबर 2 में। और उसके बाद जितने भी उसके कोडल प्रोविजंस वगैरह थे वो सब भी हमने क्या किया, वहां पर डिस्कस किया आगे के मॉड्यूल्स में। इसके अंदर हमने बीम्स को फ्लेक्चर में डिजाइन किया, इसके अंदर हमने बीम्स को शेयर में भी डिजाइन किया, हमने बीम्स को हमने टॉर्जन में भी डिजाइन कर लिया है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 2 हमारा एंटायरली फ्लेक्चर पे डील किया था, मॉड्यूल नंबर 3 हमारा एंटायरली शेयर और फ्लेक्चर में डील किया था, और वहां हमने बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरली स्लैब्स में भी आप पढ़ चुके हैं क्या क्या? 1 वे स्लैब पढ़ लिए, ठीक है, और आपने 2 वे स्लैब को भी देखा। ठीक है, आपने क्या देखा? 2 वे स्लैब भी अच्छे से पढ़ लिए। तो हमने यहाँ पर बीम और स्लैब हमने पढ़ लिया। अब क्या बचा है? अब आप मैं पूछूं आपसे कि जो कंप्रेशन के लिए आप कौन सा एलिमेंट डिजाइन करोगे, तो देखिए हमेशा आपके पास क्या होगा, एक एकदम ऐसी रफ सा डायग्राम बना रहा हूं ना, आपके पास मान के चलिए ये क्या है आपके पास? ये है स्लैब। ठीक है, और यहां पर ये क्या है उसका? ये है उसका बीम। ठीक है, बीम जा रहा है, तो ये स्लैब के ऊपर जो भी लोड आ रहा है, स्लैब के ऊपर जो भी लोड आ रहा है वो किसको ट्रांसफर कर दे रहा है? वो बीम्स को क्या कर दे रहा है? वो ट्रांसफर कर दे रहा है। अब इसका अगर मैं साइड व्यू बनाऊं, इसका अगर मैं साइड व्यू बनाऊं, तो मान लीजिए ये आपके पास बीम है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है ना, स्लैब दिख रहा है, ये मैं साइड व्यू बना रहा हूं, तो ये क्या आपके पास? बीम है, और बीम के ऊपर ही स्लैब है, और ये बीम किस पे आपके पास रेस्ट कर रहा है? कॉलम पे। बीम किसके आपके ऊपर रेस्ट कर रहा है? कॉलम पे। तो अब ये बीम का जो लोड है,
ठीक है, एंटायरली जो स्लैब से जो आया है वो क्या कर देगा, वो इस कॉलम पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, इस कॉलम पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और कॉलम किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, कॉलम किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, वो फुटिंग के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो अगर मैं कॉलम के लोड के बारे में बात करूं कि कॉलम में कैसे टाइप का लोड आता है, तो कैसे टाइप का लोड आएगा आपके पास, हमेशा आप जब भी आप देखोगे तो कॉलम आपके पास एक ऐसा मेंबर है, ठीक है, एक ऐसे वर्टिकल मेंबर है, इसके ऊपर बीम से जो लोड आया तो वो जनरली हमेशा क्या होता है आपके पास, एक्सियल लोड आता है। और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, फुटिंग है, तो फुटिंग के कारण भी आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉलम हमेशा कैसा रहेगा, उसके लिए हम एक्सियल लोड के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं, उसमें यूडीएल वगैरह का कंसेप्ट हम नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लैब देखोगे तो स्लैब में हमेशा अगर मैं लोडिंग की बात करूंगा तो डेड लोड या लाइव लोड बोलूंगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ बोलूंगा मैं। बीम की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आपके पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर का आपके पास क्या है, आपके पास लोड आया बीम में। अगर मैं कॉलम की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आपके पास 2500 किलो न्यूटन का क्या है, आपके पास फोर्स आया है, ठीक है, फोर्स आया। इसलिए मैं आपको हमेशा बताया था स्लैब के लिए याद रखिएगा जो आपके पास जो लोड का जो यूनिट होता है वो कैसा होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बीम के लिए कैसा होता है आपके पास, किलो न्यूटन पर मीटर, एज ए यूडीएल काम करता है। लेकिन अगर मैं कॉलम की बात करूंगा तो कॉलम में कैसा आएगा, एज एन एक्चुअल फोर्स आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो बीम जो है, जो बीम जो ट्रांसफर किया वो कैसा आएगा, एज अ एक्चुअल लोड आपको देखने को मिलेगा कॉलम में। वापस आप फुटिंग की अगर बात करोगे तो फुटिंग भी एज अ स्लैब के जैसे ही काम करेगा, सबसे नीचे पे है आपके पास फुटिंग, तो फुटिंग में भी क्या होगा आपके पास, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे ही क्या होगा आपके पास लोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉलम में कैसा आ रहा है आपके पास, कॉलम में जनरली आपके पास कंप्रेशन में हमेशा, कॉलम में हमेशा क्या आता है आपके पास, कंप्रेशन में, क्योंकि कभी टेंशन में तो आएगा नहीं, क्योंकि क्या है इसके ऊपर क्या रेस्ट कर रहा है, बीम रेस्ट कर रहा है, बीम के ऊपर स्लैब रेस्ट कर रही है, तो हमेशा बीम का लोड आपके पास इसमें कंप्रेसिव ही क्या करेगा, एक्ट करेगा कॉलम के ऊपर। तो हमेशा अगर हम बोलेंगे स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम कंप्रेशन के लिए डिजाइन करेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा हम कॉलम को हम क्या करते हैं, कंप्रेशन के लिए डिजाइन करते हैं। समझ में आया। कॉलम में अगर बेंडिंग मोमेंट आएगा तो हम उसको फ्लेक्चर के लिए भी डिजाइन करेंगे, उसमें अगर शियर आएगा तो शियर के लिए भी डिजाइन करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर मेन हमें क्या करना है, कॉलम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हमें क्या पढ़ना है, इसमें कंप्रेशन का हमें डिजाइन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम के लिए इस मॉड्यूल में हम अच्छे से काफी सारे लेक्चर्स में हम बात करेंगे, यहाँ पर हम पूरे डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि आपके पास जो मेन बार्स जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कि उसका जो रिइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम उसका जो लैटरल रिइंफोर्समेंट होती है, जैसे हम बीम्स में जैसे स्टिरअप्स पढ़ते थे, तो कॉलम के लिए हम जो शियर रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो किस पैटर्न में प्रोवाइड करते हैं, उसका आपके पास जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या क्या है, हम सारी चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल कॉलम्स के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर मेन एक टॉपिक आएगा स्लेंडरनेस रेशियो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे बेसिक लेवल से एक अच्छे लेवल तक हम क्या करेंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना कि देखिए, अगर आप कोई भी एक फैकल्टी है वो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको ना दो चीजें बहुत क्लियर होती है। दो चीजें क्या क्लियर होती है आपके पास, पहली चीजें होती है कि आपके पास वो कौन से पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है। अगर वो गेट के लिए पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ उतना ही पढ़ाएगा जितना नेसेसरी है गेट के सिलेबस के लिए। अगर वो ईएस के लिए पढ़ा रहा है तो वो क्या पढ़ाएगा, थोड़ा उसकी जो सिलेबस की जो विड्थ है वो ज्यादा पढ़ाएगा। अगर वो सिंपल कॉम्पिटिटिव लेवल जेई एई वगैरह लेवल के लिए अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं सिर्फ वही स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में पढ़ाऊंगा जो उस सिलेबस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस कोर्स में क्या होता है, हमारे पास जितने भी हमारे पास स्टूडेंट है, हो सकता है एक गेट के लिए तैयारी कर रहा हो सकता है एक अभी सेकेंड ईयर में हो यूनिवर्सिटी में, वो अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हो, एक हो सकता है आपके पास जूनियर इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहा हो, एक काफी एडवांस होगा, ऑलरेडी उसको टेक्निकल बहुत अच्छे से आता होगा, वो ईएस वगैरह के लिए तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। बट आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हो वो आप कौन से एग्जाम के लिए फोकस्ड हो, तो मैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं आपको एकदम जो होता है ना आपके पास एकदम जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो वाली जो बात होती है, वो जो मैक्सिमम मैं देना चाहता हूँ वो मैं एकदम पर्टिकुलर आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास जो ऑडियंस है हमारी, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास वाइड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक चैप्टर को ले लेता हूँ और उसके बारे में हम जितना बात कर पाते हैं उतना हम बात करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कि सर बहुत ज्यादा सिंपल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप जज मत करिए कि इतना ज्यादा सिंपल क्यों पढ़ा रहे हैं या फिर इतना ज्यादा एडवांस क्यों पढ़ा रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे टाइप के यहाँ पर व्यूअर्स हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सारे टाइप की चीज़ें डील करनी पड़ेगी। आपको जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगता है आप सीधा उस चीज़ में चले जाइए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। क्लियर। दूसरी चीज़ ये होती है आपके पास कि यही आपके पास की टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। अगर मुझे पता है कि हाँ, अगर मैं गेट के बारे में बात करूँ तो गेट में कितना होता है इसका 6 अराउंड ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स पकड़ लीजिए, 6-7 मार्क्स। तो 6-7 मार्क्स के लिए हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, एक वाली बात भी होती है। लेकिन अभी हमें पर्टिकुलर हम गेट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में आपको डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड नहीं करना है। आप अगर गेट के लिए तैयारी करो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने आवर्स देने पड़ेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तैयारी करो तो आप पहले सिलेबस देखो कि कौन कौन सा सिलेबस मैच कर रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन आपके सिलेबस में है कि नहीं है। नहीं है तो बाद में देख लेना, ठीक है। अभी देखने की नीड क्या है, जो बीम अगर है तो सिर्फ बीम पढ़ लो, स्लैब है तो स्लैब पढ़ लो, शेयर है तो शेयर पढ़ लो, ठीक है। तो सारी जो प्लानिंग वाली पार्ट है वो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास व्यूअर जो है वो हर एरिया से, हर डोमेन से क्या है, यहाँ पर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आप सबसे ज्यादा यहाँ पर एफिशिएंटली क्या चीजें आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मॉड्यूल नंबर 5। अभी तक के जो मॉड्यूल थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे जैसे मॉड्यूल आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास जो एरिया, आपके पास जो इंपॉर्टेंट जो जोन होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। क्योंकि जो इनिशियल वाला जो लेक्चर्स हैं, इनिशियल के जो मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये सब मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। बट स्टिल क्वेश्चन तो हर जगह से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया कि आपके पास मेनली हम किसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मेनली हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पास कि टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके पास टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर के बारे में बात करिए, कंप्रेशन मेंबर। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, आता है सबसे पहले कॉलम। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है कॉलम, ठीक है। तो अगर कॉलम की मैं बात करूं तो कॉलम आपके पास हम क्या बोलते हैं, कॉलम को मैं बोल सकता हूं इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर whose effective length is greater than, whose effective length is greater than 3 times of least lateral dimension, ठीक है। LLD का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, LLD का मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं लीस्ट लैटरल डायमेंशन। अब इसका मतलब क्या है सर, बता रहा हूं, ठीक है। ये वाले इसको आप ध्यान रखिएगा, LLD मतलब क्या होता है आपके पास, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने यहाँ पर एक कॉलम लिया, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉलम मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। ये उसका एक नीचे आपके पास क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। यहां पर अगर मैं इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करूं, क्रॉस सेक्शन मतलब कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं। इसको अगर मैं बोल दे रहा हूं ये आपके पास क्या है, दिस इज योर डी एंड दिस इज योर बी, बी इंटू डी। रेक्टेंगुलर कॉलम दिख रहा है आपके पास, रेक्टेंगुलर कॉलम दिख रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या होगा, बी इंटू डी। तो यहां पर सिर्फ मैं इसका क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात किया, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, ये अगर क्रॉस सेक्शन है तो ये हमारे पास टोटल आपके पास क्या है, डेप्थ उस क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। क्रॉस सेक्शन क्या है आपके पास, डेप्थ, और ये जो है ये क्या है आपके पास, दिस इज योर विड्थ। टोटल मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, और ये क्या आपके पास फ्रंट व्यू है कॉलम का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या होगा आपके पास, जो भी बी और डी में से आपके पास LLD क्या होगा आपके पास, जो भी आपके पास मिनिमम रहेगा किसका, बी या फिर डी का, वो क्या हो जाएगा आपके पास, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए लीस्ट लैटरल डायमेंशन आप किसको ले रहे हैं, बी को, इसका मतलब क्या आपके पास कि बी जो है वो छोटा रहेगा किससे, डी से। सिमिलरली लीस्ट लैटरल डायमेंशन अगर आप ले रहे हैं किसको, अगर आप ले रहे हैं डी को, इसका मतलब यहां पर जो डेप्थ है वो क्या होगी आपके पास, बी से क्या होगी आपके पास, कम होगी, ठीक है। तो जो छोटा वाला जो आपके पास जो लेंथ रहेगा आपके पास क्रॉस सेक्शन का, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ठीक है। लीस्ट लैटरल डायमेंशन आप ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शन का छोटा वाला आपके पास क्या होता है, डायमेंशन होता है, उसको हम हमेशा कॉलम में, आगे भी मैं IAS कोडल प्रोविजंस वगैरह जो बताऊंगा वहां पर भी आपके पास यूज होते रहेगा, क्लियर। तो अभी आपके पास क्या बोला, यहां पर मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था क्या, कॉलम।
कॉलम मैंने आपको बोला, कॉलम क्या है आपके पास, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ मैंने आपको समझाया था, इफेक्टिव लेंथ आपको पता है क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, क्लियर अनसपोर्टेड लेंथ, ये सब अलग अलग टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे अनसपोर्टेड लेंथ वगैरह के बारे में भी बात करूँ, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लैटरल डायमेंशन। तो मतलब अगर मैं कॉलम की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपका जो इफेक्टिव लेंथ है LE वो क्या आपके पास 3 टाइम्स ऑफ क्या है आपके पास B या फिर D। मैं एग्जांपल के तौर पे ले ले रहा हूं कि LLD हमारे पास B है, तो मैं बोल रहा हूं ये कितना हो जाएगा आपके पास, LE इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है 3B। आप चाहो तो यहाँ पे 3D ले लेना, कब लेंगे आप, जब आपके पास D क्या होगा आपके पास छोटा होगा, मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लैटरल डायमेंशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो 3 टाइम्स ऑफ LLD। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इसी की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक कॉलम है, ठीक है, ये क्या है आपके पास एक कॉलम है। यहां पर मैं बोल रहा हूं ये जो है आपके पास, ये मैं बोल रहा हूं दैट इज योर 500 mm, ठीक है, ये कितना आपके पास 500 mm। इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये है हमारे पास 350 mm, ये कितना है हमारे पास, दिस इज योर 350 mm। और यहां पर ये क्या आपके पास, दिस विल बी योर इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास, ये वाली जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या बोल रहा हूं मैं, दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ। तो वो कितना होना चाहिए आपके पास, अगर मैं कॉलम इसको, अगर मैं इसको मैं बोल रहा हूं कि ये कॉलम है हमारे पास, तो ये वाली जो इफेक्टिव लेंथ जो है, ठीक है, पूरा नीचे तक रहेगा ये, यहां पर ये जो इफेक्टिव लेंथ जो रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास, दैट शुड बी ग्रेटर देन 3 इंटू कितना होना चाहिए आपके पास 350 mm, ठीक है। हमेशा ये जो LE जो रहेगा आपके पास पूरा नीचे तक, ठीक है, वो क्या होना चाहिए आपके पास, दैट विल बी ग्रेटर देन योर 3 इंटू 350 mm। क्यों 350 mm क्यों लिया हमारे पास, क्योंकि 350 mm क्या है हमारे पास, लीस्ट लैटरल क्या है हमारे पास डायमेंशन, ठीक है। तो यहां पर आप 500 नहीं लेंगे, आप यहां पर लेंगे 350 mm। समझ में आया। अगर आपके पास इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन इतनी वैल्यू हो गई तो मतलब ये जो आपके पास वर्टिकल जो मेंबर है, वर्टिकल जो एलिमेंट है किसका, RCC का, वो क्या है आपके पास, दैट इज योर कॉलम। क्लियर है, ठीक है। देखिए आप कॉलम, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉलम वहां पर एक चैप्टर होता है कॉलम का, ठीक है। आप RCC में उसी चीज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, RCC क्या है, एप्लीकेशन है। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या होता है आपके पास, वहां पर भी आपको कॉलम का आपके पास चैप्टर देखने को मिलेगा। बस डिफरेंस क्या होगा, यहां पर ये जो कॉलम के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं ये किसका बना हुआ है, ये RCC का कॉलम बना हुआ है। मतलब यहाँ पर कॉन्क्रीट और स्टील रिइंफोर्समेंट, यहाँ दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बनाया, यहाँ पर कॉलम बनाया है। तो उसके डिजाइन के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में IS 456-2000 ने क्या किया, आपको वहां पर दे के रखा है। लेकिन अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो वहां पर जो होते हैं वहां पर RCC का आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टील स्ट्रक्चर्स हैं। तो वहां पर हम एज अ रोल्ड सेक्शन या फिर हम ऐसे डिफरेंट टाइप से स्टील सेक्शन जो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कॉलम के लिए कैसे वो वहां पर डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हम कौन सा यूज करते हैं, IS 800 वहां पर यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के। लेकिन बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे तो बेसिक चीजें आपको जो भी टर्म्स आप यहाँ पे पढ़े हो स्टील स्ट्रक्चर्स में, वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन डिजाइनिंग वगैरह इंटायरली डिफरेंट होगा। चलिए, तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास कॉलम के बारे में। तो मैंने आपको बताया पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो सबसे पहला क्या था हमारे पास, कॉलम। चलिए सेकंड अपन देखते हैं। सेकंड एक और टाइप का आपके पास होता है कंप्रेशन मेंबर, वो क्या होता है आपके पास, दैट इज योर पेडेस्ट्रल, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, पेडेस्ट्रल। ये भी आपके पास वैसे ही रहेगा कॉलम के जैसे ही। इट इज ऑल्सो अ कंप्रेशन मेंबर, इट इज ऑल्सो अ कंप्रेशन मेंबर whose effective length is less than or equal to 3 times of least lateral dimension, ठीक है। कितना हो जाएगा वो, least lateral dimension। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारे पास, ये कॉलम है,
ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर कॉलम। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये कितना है हमारे पास, दिस विल अगेन 500 mm, ये मैं बोल रहा हूँ ये कितना है हमारे पास 350 mm। तो यहाँ पर आपके पास जो इफेक्टिव लेंथ आप जो निकालेंगे यहाँ पर वो क्या होना चाहिए आपके पास, इफेक्टिव लेंथ जो होना चाहिए वो लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास 3b के बराबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 350 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर हम उसको पेडेस्ट्रल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉलम। क्लियर? तो यहाँ पर डील करते हैं हम पेडेस्ट्रल और कॉलम के बारे में। अगेन कॉलम भी जो रहता है आपके पास, अगेन कॉलम भी जो रहता है आपके पास, दो टाइप के कॉलम होते हैं, एक होता है आपके पास शॉर्ट कॉलम, एक होता है आपके पास लॉन्ग कॉलम, वो भी हम बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा आपके पास क्या था, पेडेस्ट्रल। तो अगर आपके पास जैसे एसएससी में क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन कौन से आपके पास क्या है कंप्रेशन मेंबर है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में हो सकते हैं 2 आपके पास, 3 आपके पास क्या है आपके पास टेंशन मेंबर हो और एक क्या हो आपके पास कंप्रेशन मेंबर। तो अगर वहां पर मान लीजिए पेडेस्ट्रल आपके पास रहा तो आप क्या करोगे, पेडेस्ट्रल को आप वहां पर चूज कर लेना। आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, जनरली आपके पास क्वेश्चन में ऐसे आता है कि आपके पास विच ऑफ दिस आर नॉट अ टेंशन मेंबर, या फिर आप बोल सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्रेशन मेंबर। तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि हाँ पेडेस्ट्रल जो होता है वो भी कंप्रेशन मेंबर है, कॉलम भी हमारे पास क्या है कंप्रेशन मेंबर है। लेकिन टेंशन मेंबर की बात करूं तो जैसे आपके पास टाई मेंबर वगैरह हो गया, वो सब क्या होता है आपके पास टेंशन मेंबर होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जानना जरूरी है कि कंप्रेशन मेंबर होते क्या क्या है। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास पेडेस्ट्रल था। थर्ड अपन बात करते हैं स्ट्रट की। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं स्ट्रट की। अब स्ट्रट बेसिकली आप पढ़ोगे जब आप रूफ ट्रसेस पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको स्ट्रट, पर्लिन, ब्रेसिंग, ठीक है, ये सब सारी चीजें आप स्टील स्ट्रक्चर में ज्यादा से पढ़ेंगे, आरसीसी में नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास स्टील, अगर स्ट्रट की बात करें तो इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर whose bending moment and shear force is 0। ठीक है, whose bending moment and shear force is 0। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है आपके पास एक रूफ ट्रस का पार्ट होता है। तो रूफ ट्रस अभी आप यहाँ पे तो डील नहीं करेंगे, आप उसको स्टील स्ट्रक्चर्स वगैरह में डील करेंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है आपके पास डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट। ठीक है, आपको पूछता है डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट। दोनों आपके पास क्या है, आपके पास एक कंप्रेशन मेंबर ही है, दोनों आपके पास क्या है कंप्रेशन मेंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कॉलम और स्ट्रट का आप मेरे को बताइए डिफरेंस बताइए, तो कॉलम आपके पास हमेशा जो रहेगा, कॉलम आपके पास हमेशा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एज अ वर्टिकल मेंबर ही रहेगा। हमेशा हमेशा कैसे देखने को मिलेगा आपको, कॉलम अगर आप देख रहे हो तो हमेशा आपको कैसा देखने को मिलेगा, एज अ वर्टिकल मेंबर ही देखने को मिलेगा, जहां पर आपके पास क्या लग रहा है, एक कंसंट्रेटेड लोड आपके पास आता है। ठीक है, जनरली हम उसको कंप्रेशन के लिए डिजाइन करते हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रट की, तो स्ट्रट इज ऑल्सो ए कंप्रेशन मेंबर, बट यहां पर सीन क्या हो जाता है कि ये आपके पास वर्टिकल तो हो ही सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं रूफ ट्रस की बात करूं, ठीक है, एक ट्रस ले रहा हूं मैं, एक ट्रस लिया, तो यहां पर क्या हो सकता है आपके पास जो इंक्लाइंड मेंबर जो है बेसिकली क्या होता है ना, ट्रस में आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट जो रहते हैं वो एक टेंशन में, तो ऑल्टरनेटिवली आपके पास क्या रहता है, टेंशन और कंप्रेशन में आपके पास मेंबर्स रहता है। जब आप ट्रसेस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी जब भी आप एनालिसिस करोगे ना, तो ऊपर वाले आपके पास जो बार्स है, ऊपर वाला जो आपके पास जो ट्रस के मेंबर है वो हमेशा कंप्रेशन में रहेंगे, नीचे वाले जो रहेंगे वो हमेशा टेंशन में रहेंगे, और जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है ना ट्रस के, वो हमेशा ऑल्टरनेट रहेंगे, टेंशन कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन टेंशन। तो उसमें आपके पास जो कंप्रेशन मेंबर आ रहा है, ये देखिए आपको यहाँ पर आपके पास इंक्लाइंड भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रट। उसको आप कॉलम नहीं बोलोगे कि हाँ यहाँ पर ट्रस के अंदर यहाँ पर हमें ये तो कंप्रेशन मेंबर दिख रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स आ रही है इस मेंबर में, तो ये क्या है आपके पास ऐसा कॉलम एक्ट कर रहा है। नहीं, वहां पर हम कॉलम के जैसे उसको टर्म नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कॉलम क्या होता है, हमेशा एक
वर्टिकल मेंबर होता है, वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे, वहां पर हम उसको कॉलम नहीं बोलेंगे, कॉलम ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रट हम कह देंगे। समझ में आया चीज? तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट। तो बेसिकली यहाँ पर कितने बताया मैंने, 3 आपको बताया मैंने कंप्रेशन मेंबर। फिर अपन बात करते हैं किसके, और भी होते हैं, जैसे आपके पास होता है, एक होता है पोस्ट, ठीक है, एक होता है आपके पास स्टैंशन, ठीक है, एक होता है आपके पास स्टैंशन। ये सब बेसिकली क्या होता है ना आपके पास, जब आप स्टील स्ट्रक्चर्स जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ये सारे क्या आपके पास कंप्रेशन मेंबर हैं, ये सारे क्या है आपके पास कंप्रेशन मेंबर्स हैं, बट ये कहां पर यूज करते हैं, दे आर स्टील स्ट्रक्चर्स, दे आर क्या है आपके पास स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जब आप स्टील पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो पोस्ट और स्टैंशन बेसिकली आपके पास स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके पास, वो फैक्ट्री में बनते हैं, फैब्रिकेट होते हैं, तो वहां पर आपके पास, यहाँ पर क्या है आपके पास, आप साइट में आके आप एक कॉलम को खड़ा करते हैं, ठीक है, आप साइट में आएंगे, वहां पर एक्सकवेशन वगैरह करेंगे, उसका बेस बनाएंगे, फुटिंग करेंगे, और फुटिंग के ऊपर से आप क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट डाल के अब वहां पर फॉर्म वर्क वगैरह करके हम क्या करेंगे, उसका हम कॉन्क्रीटिंग करके कॉलम को हम तैयार करेंगे। बेसिकली आपके पास ऐसा बनता है कॉलम आरसीसी में। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, तो फैक्ट्री में बनते हैं, इसके मेंबर्स, सारे मेंबर्स फैक्ट्री में बनेंगे, और वहां से फिर क्या होंगे आपके पास, ट्रांसपोर्ट होकर आपके पास क्या आएंगे, वहां पर फील्ड में आएंगे, साइट में आएंगे, और वहां पर साइट में क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास अलग अलग पार्ट्स में बन के आए तो अलग अलग पार्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे कनेक्शन देके हमें जोड़ के फिर क्या करना पड़ेगा, उस मेंबर्स को हमें इरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास पूरे स्टील स्ट्रक्चर्स में अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जैसे मान लीजिए आप पीबी कॉलम वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर कैसा होता है आपके पास कॉलम की हाइट और आपके पास ब्रेसिंग वगैरह जो होगा, ठीक है, आपके पास जितने भी अलग टाई मेंबर हो गया, परलिंस हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई आपके पास, ये क्या होता है आपके पास ट्रांसपोर्ट होके आती हैं ट्रक्स वगैरह में, ठीक है, और वहां पर हम क्या करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, उसको कनेक्शन से हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करके हम क्रेन विन के थ्रू क्या करते हैं, उसको इरेक्ट करते हैं। लेकिन आरसीसी एंटायरली डिफरेंट है, स्टील स्ट्रक्चर्स क्या है आपके पास एंटायरली डिफरेंट है। तो स्टील स्ट्रक्चर्स आप जब आप सीनियर आप उसमें रहेंगे, जब आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लेवल में अगर आप थोड़ा फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर वगैरह में रहेंगे, तब आपके पास स्टील स्ट्रक्चर्स आएगा, तो वहां पर आपको चीजें समझने को मिलेगी, ठीक है। तो स्टैंशन वगैरह क्या होता है आपके पास, जो आपके पास जितने भी आपके पास स्टील के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, रोल्ड स्टील के सेक्शंस जो होते हैं, आई सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, ये सारे सेक्शन के जो आपके पास जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टैंशंस। और सिमिलरली पोस्ट भी हम कैसे रहते हैं आपके पास स्टील स्ट्रक्चर्स के ही कंप्रेशन मेंबर्स को हम बोलते हैं, ठीक है। और भी होता है आपके पास, जैसे आपके पास होता है, अगर मैं बूम की बात करूं, बूम क्या होता है आपके पास, ये आपके पास कंप्रेशन मेंबर है, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर ऑफ क्रेन, ठीक है। अगर आप क्रेन की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, क्रेन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, ये आपके पास कुछ हुक वगैरह रहेगा, ठीक है, क्रेन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक यहां से भी आप देखोगे ना, तो यहां से भी एक मेंबर इससे कनेक्ट होता है, एक यहां से भी इसके मेंबर कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बूम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बूम। और ये क्या आपके पास, ये वाला जो मेंबर है, ये भी क्या होगा आपके पास एक कंप्रेशन मेंबर की तरह आपके पास क्या करेगा, एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं एक टाई मेंबर है, तो टाई मेंबर हमेशा क्या रहेगा आपके पास, वो टेंशन में आपके पास क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को सिर्फ आपको नाम बताना था, क्यों, क्योंकि आपके पास जो जूनियर लेवल की जो आपके पास जो एग्जाम्स जो होते हैं, वहां पर आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर बोल सकते हैं। जैसे कि आपको बोला क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर, तो 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से 3 ऑप्शन में से ये सारे अभी जो मैंने नाम बताया वो हैं, और एक ऑप्शन क्या है आपके पास, कोई दूसरा आपको बता दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो स्टैंशन है, पोस्ट है, बूम है, स्ट्रट है, पेडेस्टल है, ये सब सर ने बताया था कि ये सारे क्या है आपके पास एक कंप्रेशन मेंबर है। तो आप वहां पर वाले क्वेश्चन को आप क्या कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। वाले क्वेश्चन आपको एसएससी वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, जूनियर लेवल वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, ईएस में, गेट में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी जो बेसिक जो होते हैं आपके पास जो एग्जाम्स होते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, वहां पर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है, बहुत बार आए हुए हैं कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर को बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से आपके पास
टेंशन मेंबर है, कौन सा आपके पास कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, तो समझ में आया टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। चलिए अपन देखते हैं अब आगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलम्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कितने टाइप के कॉलम होते हैं, क्या क्या होते हैं आपके पास, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपके पास अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। बेस्ड ऑन क्या है आपके पास, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो वगैरह होता क्या है, इसके बारे में हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, स्लेंडरनेस का मतलब क्या होता है। स्लेंडर की अगर मैं बात करूं, स्लेंडर हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा एलिमेंट या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्या है आपके पास, एक ऐसा एलिमेंट है जो थिन हो और जो क्या हो, उसकी लेंथ क्या हो आपके पास ज्यादा हो। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, थिन एंड लेंथी आपके पास जो एलिमेंट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे इट इज अ स्लेंडर एलिमेंट। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे दो कंपैरिजन किया, ठीक है, मैंने आपसे क्या किया, यहाँ पर दो एलिमेंट के मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किए। फॉर एग्जांपल पहला आपके पास जो एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप का है, दूसरा एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप का है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से स्लेंडर आपके पास एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, आपके पास ए दिख रहा है कि बी दिख रहा है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि हाँ सर आपने बताया कि जो थिन है और जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो क्या होता है, उसको हम स्लेंडर आपके पास मेंबर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर देख के समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है आपके पास, इट इज़ मोर स्लेंडर देन ऑप्शन आपके पास जो बी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप इसकी बात देख रहे हो, तो ये इसका अगर मैं स्लेंडरनेस रेशियो की बात करूँ, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो को जनरली अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आपके पास लैम्डा ए जो है वो क्या आपके पास लैम्डा बी से क्या है आपके पास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसका आपके पास, पहला मैंने बोला लेंथी, दूसरा क्या बोला मैंने, थिन। थिन मतलब अगर मैं इसका यहाँ पर विड्थ की बात करूँ, यहाँ पर इसका अगर मैं, ये बी है आपके पास, ठीक है, और सिमिलरली इसका ये वाला बी है, ठीक है, ये आपके पास विड्थ है। तो अगर मैं बोलूँ कि जिसका लेंथ ज़्यादा हो और उसका जिसका बी कम हो, जिसका बी कम हो मतलब जिसकी लैटरल जो डायमेंशन है, लैटरल डायमेंशन मतलब ये क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो जिसकी कम हो, तो वो वाला एलिमेंट क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब वाला एलिमेंट क्या है आपके पास, ज़्यादा वो स्लेंडर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की अगर मैं बात करूँ तो लैम्डा का मतलब क्या है आपके पास, वो वाला मेंबर जिसका लेंथ ज़्यादा हो एंड जिसका लैटरल जो डायमेंशन है वो क्या है आपके पास, जिसका वो कम हो कॉलम के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसका वाला मेंबर कैसा आपके पास, वो लेंथी है और वो क्या आपके पास एक थिन मेंबर है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज अ स्लेंडर मेंबर। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा डीप में बात करेंगे कॉलम्स को लेके, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, बेसिकली अभी थोड़ा सा बस मीनिंग समझ लिए, स्लेंडर का मतलब क्या होता है। स्लेंडर का मतलब एक थिन मेंबर और एक लेंथी मेंबर, मतलब उसी मेंबर की बात कर रहा हूँ, वो थिन है और क्या है वो लेंथी है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इट इज, उसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या है उसके पास, उसका मेंबर का ज्यादा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले आता है आपके पास ए, आता है आपके पास शॉर्ट कॉलम, ए आता है आपके पास शॉर्ट कॉलम, और बी आता है आपके पास लॉन्ग कॉलम। ठीक है, एक आता है आपके पास शॉर्ट कॉलम, दूसरा आता है आपके पास लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली शॉर्ट कॉलम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आपके पास, ये है आपके पास, मान के चलिए ये क्या आपके पास, दिस इज अ शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो यहां पर जब आपके पास लोड लगेगा इस कॉलम के ऊपर, क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, तो यहां पर आप देखोगे इसके अंदर जो फेलियर आपको देखने को मिल रहा है ना, वो आपको ऐसा आपको फेलियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको फेलियर कैसे देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है आपके पास, ये लोड लगा रहा है, तो आपका जो फेलियर हो रहा है वो कैसे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्रशिंग ऑफ मटेरियल देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, क्रशिंग ऑफ मटेरियल। मतलब फेलियर कैसा आ रहा है आपके पास, फेलियर आपके पास कि आपके पास जो आरसीसी का जो कॉलम था उसमें क्या हो गया आपके पास क्रशिंग फेलियर आपको देखने को मिल रहा है।
ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर शॉर्ट कॉलम, दिस इज योर शॉर्ट कॉलम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे क्या, लॉन्ग कॉलम की, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात क्या कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग कॉलम की। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा कॉलम लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया यहाँ पर, एक ऐसा कॉलम लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक लोड लगा रहा हूँ P का, और ये कहाँ पर है, कहीं पर वो रेस्ट कर रहा है, कॉलम क्या कर रहा है, नीचे रेस्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लोड लगाया, और वो लोड को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ, और कहाँ तक ले लिया मैं इसको, एक PU लोड ले लिया, मतलब एक मैक्सिमम अल्टीमेट लोड ले लिया। तो यहाँ पर आपको अगर फेलियर देखने को बात करो, तो यहाँ पर ना आपको फेलियर देखने को मिलेगा कि आपका ये जो कॉलम है इसको मैं बहुत ज़्यादा मैं लोड लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ से ना ये ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बकल हो जाएगा कॉलम। कॉलम क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे एक ना आपके पास वो प्लास्टिक वाली स्केल होती है ना, प्लास्टिक वाली स्केल होती है लंबी वाली, एक बड़ी वाली स्केल आती है, ठीक है, एक छोटी स्केल आती है, एक थोड़ी बड़ी स्केल आती है A4 साइज की। तो वो वाली स्केल को आप ऐसे रखना अपने दोनों हाथ के बीच में, और उसको कंप्रेशन फोर्स देना, तो देखना आपके पास जो स्केल होगी प्लास्टिक वाली, वो क्या हो जाएगी आपके पास, ऐसे क्या हो जाएगी आपके पास, ऐसे उसमें बकलिंग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप छोटी वाली स्केल रखना, वही सेम प्लास्टिक की जो छोटी वाली स्केल रखना, उसको आप करोगे, ठीक है, उसको आप सेम कंप्रेशन फोर्स में डालोगे ना, तो वहां पर आप देखोगे उतना ज्यादा बकल नहीं कर पाएगी वो, जितना आपके पास बड़ी वाली प्लास्टिक स्केल कर पा रही है। तो लॉन्ग कॉलम में क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर जो फेलियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, वहां पर आपको बकलिंग फेलियर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो आपके पास जो टिल्ट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास जो मेंबर है वो क्या कर गया, बकल कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बकलिंग फेलियर आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर लॉन्ग कॉलम। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की डिफरेंस की, तो क्या हो गया आपके पास, एक तो उसका हाइट का डिफरेंस हो गया, उसके लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सबसे मेन जो डिफरेंस आया वो क्या है आपके पास, उसका स्लेंडरनेस रेशियो का। आप देख सकते हो लॉन्ग कॉलम कैसे दिख रहा है, इसका स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ज्यादा है, ये स्लेंडर मेंबर दिख रहा है ना, अभी आपको मीनिंग समझाया, ये आपको स्लेंडर मेंबर दिख रहा है, तो इसका स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं शॉर्ट कॉलम की बात करूं तो इसका स्लेंडरनेस रेशियो बहुत कम है। तो बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो हम बोल सकते हैं एक आपके पास लॉन्ग कॉलम होता है, एक आपके पास क्या होता है, शॉर्ट कॉलम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे फेलियर जो आता है प्रीडोमिनेंटली शॉर्ट कॉलम में, वो किसके कारण आता है आपके पास, क्रशिंग ऑफ मटेरियल के कारण आता है, ठीक है, क्रशिंग ऑफ मटेरियल के कारण आता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग कॉलम की बात करूं तो इसमें जो मेन जो फेलियर आपको जो देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, एज अ बकलिंग फेलियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बकलिंग फेलियर देखने को मिलता है, शॉर्ट कॉलम में आपको क्रशिंग फेलियर आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपके पास बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, बेस्ड ऑन क्या है आपके पास, स्लेंडरनेस रेशियो। सेकेंड नंबर देखते हैं, तो कॉलम को और हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। तो सेकेंड अपन देखते हैं बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो रीइंफोर्समेंट में मतलब यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास जो कॉलम आपने प्रोवाइड किया है वो कॉलम में आप रीइंफोर्समेंट कैसा डाल रहे हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट आप बार्स जो है, जो स्टील आप जो डाल रहे हो वो किस शेप का और किस साइज का आप डाल रहे हो, तो उस वे से भी आपके पास अलग अलग आप क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो कॉलम को। तो सबसे पहला आता है आपके पास टाइड कॉलम्स, क्या आता है आपके पास, टाइड कॉलम्स। दूसरा आपके पास आता है स्पाइरल कॉलम्स, ठीक है, दूसरा आता है आपके पास स्पाइरल कॉलम्स। और थर्ड आपके पास देखने को मिलता है कंपोजिट कॉलम्स। थर्ड आपको क्या देखने को मिलता है, थर्ड आपको देखने को मिलता है कंपोजिट कॉलम्स, ठीक है। चलिए समझिए यहां पर क्या हो रहा है, टाइट कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं यहां पर नॉर्मल से मैं क्या ले रहा हूं आपके पास, एक मैंने क्या ले लिया, कॉलम ले लिया, रेक्टेंगुलर कॉलम ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या लिया यहां पर, एक रेक्टेंगुलर कॉलम लिया, ठीक है। यहां पर बनाता हूं मैं एक रेक्टेंगुलर कॉलम लिया, जैसे कि ये क्या उसका लेंथ है, ये क्या उसका लेंथ, मतलब मैं यहां से क्या देख रहा हूं, फ्रंट व्यू देख रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं क्या देख रहा हूं, फ्रंट व्यू देख रहा हूं। अब अगर मैं इसकी टॉप व्यू की बात करूं तो टॉप व्यू आपको कैसे देखने को मिलेगा, टॉप व्यू मतलब मैं कॉलम को कहां से देख रहा हूं, मैं ऊपर से देख रहा हूं। तो मैं यहां पर मुझे देखने को मिलेगा कि ये क्या है हमारे पास, ये कॉलम है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर कॉलम,
ये उसका डेप्थ होगा कुछ d और ये उसकी कुछ विड्थ होगी दैट इज b, और ये क्या उसका, ये उसका लेंथ है, ठीक है, ये क्या उसका लेंथ है। मैं सामने से देख रहा हूँ और ये वाला मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ बार्स, ठीक है। बार्स भी क्या होता है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट डालेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, लैटरल रिइंफोर्समेंट भी हम डालेंगे। तो प्लान में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 बार्स डालूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, 4 बार्स डालो। ऊपर से मैं देख रहा हूँ ना, ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 बार्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही सामने से देखूंगा तो मुझे सिर्फ 2 बार्स दिखेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 2 बार्स बना लिया, मैंने यहाँ पर ये 2 बार्स मैंने क्या किया, यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब ये क्या आपके पास, ये तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ये क्या आपके पास, दिस आर योर लॉन्गिट्यूडनल बार्स। तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो इसमें जब आप कॉन्क्रीटिंग करोगे तो अगर आप सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड करोगे तो वो अपनी जगह पे खड़े कैसा रहेगा, जैसे आप कॉन्क्रीटिंग करोगे तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर आपके पास हो जाएगा। तो ये जो मैं स्पेसिंग जितना मैंने प्रोवाइड किया वो ऐसे प्रोवाइड उसी होल्ड अपनी पोजीशन पे तो रहेगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लैटरल रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि सेम हमने बीम्स में किया था, जैसे कि हमने क्या किया था, सेम बीम्स में किया था। तो हमने जैसे वहाँ पर हम स्टीरअप्स डाले थे, तो मान के चलिए यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं, स्टीरअप्स के जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर टाई बार्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। टाई बार्स मतलब वो चारों रीइंफोर्समेंट अभी हमने जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमने डाले हैं उसको क्या कर रहा है, वो टाई करके अपनी पोजीशन में क्या कर रहा है, वो फिक्स्ड रख रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाई बार्स। तो अगर मैं उसको सामने से देखूं तो सामने से कैसा दिखेगा, वो हमें कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। ये क्या है हमारे पास, दिस आर योर टाई बार्स। और ये क्या आपके पास, ये पीछे से भी क्या है आपके पास, चारों बार्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। पीछे से भी क्या कर रहे हैं, अभी तो सामने से 2 बार दिख रहे हैं, 2 बार को कनेक्ट किए। सिमिलरली साइड से भी आपके पास गए हैं और पीछे से भी जाके आपके पास चारों बार्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। उसका प्लान भी अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा, क्लियर। तो ये वाले जो ब्लैक से मैंने जो बनाया है, दिस आर कॉल्ड टाई रीइंफोर्समेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाई रीइंफोर्समेंट्स, ठीक है। इसको या फिर हम बोलते हैं टाई बार्स बोलिए या जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के जो कॉलम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइड कॉलम्स, क्लियर। दूसरा अपन देखते हैं स्पाइरल कॉलम्स। तो यहाँ पर आपको अलग अलग आपको यहाँ पर रिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि आप बीम्स में जैसा प्रोवाइड करते थे ना स्टिरअप्स, सेम उसी पैटर्न में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको यहाँ पर टाई रिइंफोर्समेंट आपको टाई बार्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइड कॉलम। समझ में आया। तो इस टाइप का अगर आप रिइंफोर्समेंट दे रहे हो तो इस टाइप के कॉलम को हम बोलते हैं टाइड कॉलम। सेकंड अपन देखते हैं स्पाइरल कॉलम। फॉर एग्जांपल स्पाइरल कॉलम की बात किया तो अगेन मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ, एक सर्कुलर कॉलम बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने एक यहाँ पर सर्कुलर कॉलम बनाया, ठीक है। तो ये मैं सामने से देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सामने से देख रहा हूँ। इसका अगर मैं प्लान व्यू देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा प्लान व्यू। एक कॉलम मुझे कैसा दिखेगा, ऊपर से मेरे को सर्कल दिखेगा, मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, वो एक सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल बार्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, क्लियर। ये क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल बार्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पर टाई करके रखना है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर स्पाइरल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्पाइरल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये क्या कर रहा है, थ्रू आउट द लेंथ, आपके पास जो कॉलम है वो थ्रू आउट के लेंथ पे कैसा जा रहा है, एज अ स्पाइरल क्या हो रहा है आपके पास, वो कनेक्ट हो रही है। अनलाइक द टाई रीइंफोर्समेंट, टाई रीइंफोर्समेंट क्या था, मैंने कट किया बार को, उसको चारों से मैंने जोड़ दिया रिंग से, दूसरा बार मैंने फिर से कट किया, उसको भी मैंने चारों से आपके पास कॉलम से जोड़ दिया। ऐसे करके मैं पूरा एक मैश तैयार करूंगा। एक क्या करूंगा मैं, मैश में पहले से मैं रेडी करूंगा, एक एक बार कुछ कुछ स्पेसिंग में लगा के, और उसके बाद वो जो पूरा जो मैश है उसको उठा के क्रेन से मैं क्या करूंगा, मैं उस कॉलम के आपके पास जो फॉर्मवर्क जो रहेगा मैं उसमें क्या करूंगा, रिंग में के अंदर मैं वो कॉलम को, ये जो मैश है रीइंफोर्समेंट का, उसको डालूंगा और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वहां पे कॉन्क्रीटिंग कर देंगे, क्लियर। लेकिन इस केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्पाइरल में, तो आप देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। जैसे मैं नीचे से देख रहा हूँ तो मुझे 1 2 3 रीइंफोर्समेंट दिखेगी, तो मैंने यहाँ पर 3 रीइंफोर्समेंट मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है। मैं हमेशा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बनाता हूँ
प्लीज उसके लिए आप मेरे को फॉरगिव करिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 मेन रीइंफोर्समेंट मैंने डाला लॉन्गिट्यूडनल। अब अगर मैं स्पाइरल रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, लैटरल जो हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट है वो कैसा जाएगा आपके पास, वो कुछ आपको यहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको कैसा देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा ऐसा टाइप का आपको यहाँ पर स्पाइरली आपको क्या देखने को मिलेगा। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। ये थ्रू आउट द लेंथ क्या होता है आपके पास, सर्कल सर्कल क्या करेगा आपके पास बनाते हुए चलेगा। तो यहाँ पर ये क्या है आपके पास, दैट इज योर स्पाइरल कॉलम्स। समझ में आया टाइड कॉलम्स और स्पाइरल कॉलम्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है आपके पास, कंपोजिट कॉलम्स। कंपोजिट कॉलम्स में क्या करोगे आप आपके पास जो कॉलम रहेगा उसके अंदर हम जो मेन अलग अलग रीइंफोर्समेंट डालते हैं ना, वो रीइंफोर्समेंट आप हटा दो, वो रीइंफोर्समेंट आप मत डालो। उसकी जगह पे आप क्या डालो, उसकी जगह पे आपके पास इंस्टेड ऑफ longitudinal reinforcement bars, we provide composite steel sections, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास जो स्टील आपके पास जो सेक्शंस होते हैं पहले से, जो IS 800 में आपको अलग अलग सेक्शंस के बारे में दिया हुआ, जैसे आपके पास हो गया, आपके पास I सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, C सेक्शन हो गया, ऐसे टाइप के जो अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, हम क्या करेंगे, वो रीइंफोर्समेंट की जगह पे अलग अलग बार्स हम जो प्रोवाइड करें ना, उसकी जगह पे हम पूरा का पूरा एक I आपके पास जो बीम होती है, I जो सेक्शन जो होता है स्टील का, वो पूरा I सेक्शन हम क्या कर देंगे, उसके कॉलम के अंदर पे जो फॉर्मवर्क आपने जो प्रिपेयर किया होगा ना, जो रिंग आपने जो प्रिपेयर किया होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक I सेक्शन को हम डाल देंगे और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, वहां पे कंक्रीटिंग कर देंगे। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट कॉलम्स। क्लियर, समझ में आया, टाइड कॉलम्स, स्पाइरल कॉलम्स और कंपोजिट कॉलम्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये क्या था आपके पास, क्लासिफिकेशन था किसके बेस पे, रीइंफोर्समेंट के बेस्ड पे। अब अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन लोडिंग। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोडिंग। ठीक है, कैसे टाइप का लोड आ रहा है कॉलम के ऊपर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मैं बोलूं, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक्सियल लोड आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा एक्सियली लोडेड कॉलम्स, इसको हम बोलेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम्स। सेकेंड में बोल रहा हूं आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास बोल रहा है एक्सियल लोडेड कॉलम तो है ही, साथ ही साथ क्या आ रहा है आपके पास, बेंडिंग मोमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा एक्सियल एंड यूनिडायरेक्शनल बेंडिंग मोमेंट, एक्सियली एंड यूनिडायरेक्शनल बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, थर्ड मैं बोलूंगा आपके पास बाई डायरेक्शनल बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 3 टाइप के मैंने आपको कॉलम के बारे में बात किया। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाले को बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाला ये क्या आपके पास एक कॉलम है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, इसका आपके पास जो CG है, ये कॉलम का आपके जो CG है, उसी में क्या हो रहा है आपके पास, इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक्सियल लोड क्या हो रहा है, वहीं से पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्लान व्यू बताऊं, तो आपके पास ये टॉप से अगर आप देखोगे तो एक कॉलम है, और आपका अगर मैं बात करूं इसका, तो ये एक्स एक्स है एंड दिस इज वाई वाई एक्सिस। तो आपके पास जो लोड लग रहा है वो सीधा सीधा कहां पे लग रहा है, वो उसके CG पे ही क्या लग रहा है आपके पास, वहां पे लोड देखने को मिल रहा है, कौन सा, P। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास एक्सियली लोडेड कॉलम। अगर मैं बात करूं यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट आपको वहां पर देखने को मिल रही है, तो मतलब का क्या मतलब है उसका, तो आप देखिए यहां पर कि आपके पास एक कॉलम है ये, ठीक है, आपके पास ये क्या था, आपके पास उसका CG था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं प्लान भी बनाऊं तो थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसका, तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है, दिस इज योर प्लान व्यू, ये आपके पास एक्स एक्स है एंड दिस इज योर वाई वाई। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी हमारे पास जो सेंटर में आपके पास जो लोड लग रहा था, मैं सेंटर पे नहीं लग रहा हूं,
मैं किसी एसेंट्रिसिटी ई एक्स पे, किसी एसेंट्रिसिटी ई वाई पे, सॉरी किसी एसेंट्रिसिटी ई एक्स पे, सॉरी ई एक्स पे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, किसी एसेंट्रिसिटी ई एक्स पे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं लोड को लगा रहा हूं। मतलब मैं लोड कहां पे लगाया, मैंने इस साइड पे। मैंने क्या किया यहां पर, मैंने लोड क्या किया, मैंने यहां पर कुछ एसेंट्रिसिटी पे करके मैं क्या किया यहां पर, मैंने लोड मैंने यहां पर प्लेस किया। अब ये क्या करेगा आपके पास, ये वाला जो लोड है ये यहां पर सीजी पे क्या करेगा आपके पास, ट्रांसफर करेगा। तो अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये कैसा आएगा आपके पास, पहले लोड को उठा के मैं यहां पर रख लिया, साथ ही साथ क्या आ जाएगा, एक बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा P इंटू ई का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। आपके पास कुछ एसेंट्रिसिटी पे क्या आ रहा है, आपके पास लोड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक थर्ड टाइप की बात करूं, बाई एक्सियल आपको बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है, तो आपको कैसे होगा वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगेन आपको देखने को तो ऐसा ही मिलेगा कि आपके पास जो लोड लगा है, प्लान व्यू में समझ में आएगा। बाई एक्सियल आपके पास बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करूं तो वो कैसा रहेगा, ये आपके पास एक्स एक्स है, दिस इज योर एक्स एक्स, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर वाई वाई। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं लोड कहां पे लग रहा है, आपके पास लोड कुछ यहां पे लग रहा है। ठीक है, लोड कहां पे लग रहा है, कुछ यहां पे लग रहा है। तो आप देखिए यहां पर आपको ई एक्स भी मिल रहा है और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ई वाई भी मिल रहा है। तो यहां पर आपके पास ई एक्स और ई वाई दोनों मिल रहा है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट एम एक्स भी आएगा और यहां पर बेंडिंग मोमेंट एम वाई भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको सामने में शो करूंगा तो अगेन आपको देखने में तो ऐसे ही दिखेगा, बट एक्चुअली कहां पे लग रहा है, वो थोड़ा पीछे के साइड लग रहा है, सामने के साइड नहीं लग रहा है, वो कहीं पीछे के साइड लग रहा है। तो आपको यहाँ पर दो टाइप के बेंडिंग मोमेंट आएंगे, एक आपको mx देखने को मिलेगा और एक आपको वाई वाई एक्सिस में क्या देखने को मिलेगा, mx, और x x एक्सिस में क्या देखने को मिलेगा, my आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर एक्सियल लोड के साथ क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर बाई एक्सियल यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए आपके पास तीन टाइप के कॉलम होते हैं, एक आपके पास एक्सियली लोडेड कॉलम, एक आपके पास यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट जिसमें आपके पास आ रहा है एक ही एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है सिर्फ mx, एक आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज वहां पर mx भी आएगा और my भी आएगा। तो उसके लिए डिजाइनिंग आप कैसे करोगे वो डिपेंड करता है आपके। ठीक है, आप सिर्फ सीजी पे अगर आपके पास आ रहा है तो उसकी डिजाइनिंग आप कैसे करोगे, सिर्फ उस एक्सियल लोड के लिए आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे। आपके पास यूनी एक्सियल आ रहा है, मतलब सिर्फ एक ही एक्सिस पे आपके पास एसेंट्रिसिटी मिल रही है, तो आपको सिर्फ एक ही टाइप का मोमेंट आएगा, दैट इज mx। अगर आपके पास दोनों एसेंट्रिसिटी मिल रही है, दोनों एक्सिस के लिए आपको ex भी मिल रहा है, ey भी मिल रहा है, तो आपको वहां पर क्या हो जाएगा, बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन वहां पर एक्सियल लोड तो आ ही रहा था, साथ ही साथ mx भी आएगा, साथ ही साथ my भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट दोनों एक्सिस में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको डिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये क्या था आपके पास, टाइप्स ऑफ आपके पास कॉलम्स थे जिसके बारे में हमने बात की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉलम्स, ठीक है। बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया स्लेंडरनेस रेशियो का, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया स्लेंडरनेस रेशियो मतलब जिसका लेंथ वो क्या हो, आपके पास लेंथ ज्यादा हो और वो क्या हो आपके पास, थिन हो। वो कैसा आपके पास हो, वो थिन हो। इसका मतलब क्या है आपके पास कि उसका लेंथ ज्यादा हो और उसका जो उसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो क्या हो आपके पास, कम हो। तो स्लेंडरनेस रेशियो इस पे आपके पास क्या करता है, आपके पास डिपेंड करता है। तो मैं अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स के बारे में बात करूँ, स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करूँ, मैं कॉलम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपके पास, स्लेंडरनेस रेशियो को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ effective length of column upon least lateral dimension। LLD का मीनिंग मैंने आपको बताया क्या, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो यहां पर अगर मैं लैम्डा के बारे में बात कर रहा हूं, स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या बोल रहा हूं मैं, इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब B और D दोनों में से जो भी आपके पास क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। क्लियर? आपके पास लैम्डा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो LE अपॉन मिनिमम ऑफ B, D। ठीक है, जैसे आपको मर्जी आप वैसे लिख सकते हो। LLD का मीनिंग आपको मैंने समझा ही दिया था कि क्या होता है आपके पास, ये होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे
बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ कॉलम मैंने आपको बताया कि क्या होता है आपके पास बेस्ड ऑन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन किस पे किया था मैंने, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो पे मैंने क्लासिफाई किया था। तो स्लेंडरनेस रेशियो के टर्म्स से मैंने आपको दो टाइप में बताया था। सबसे पहले आपके लिए क्या बताया था, शॉर्ट कॉलम, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं शॉर्ट कॉलम की, तो शॉर्ट कॉलम में आपके पास जो लैम्डा की जो वैल्यू है, ठीक है, शॉर्ट कॉलम में आपके पास जो लैम्डा की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास, 12, ठीक है। आईएस कोड ने स्पेसिफाई किया है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास, लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, वो 12। और अगर लॉन्ग कॉलम की बात करें तो लॉन्ग कॉलम में जस्ट क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, वो 12। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप जब भी स्पेसिफाई करना हो आपको, वहाँ पर अगर आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग कॉलम, देखिए वो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको कॉलम और पेडेस्टल में आपको बताया था कि एल ई ग्रेटर देन 3b होना चाहिए या फिर एल ई लेस देन इक्वल टू 3b होना चाहिए, वहाँ पे कॉलम और पेडेस्टल की बात हुई थी। वहाँ पर आप ऐसा मत कर लेना शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में ग्रेटर देन 3b और लेस देन 3b के बारे में, गलत हो जाएगा। ये कॉलम के ही अंदर, वो पेडेस्टल था वो अलग था, उसको छोड़ दो। कॉलम के ही अंदर पे आप शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो अगर आपके पास 12 या 12 से कम है तो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी योर शॉर्ट कॉलम। अगर 12 से ज्यादा है तो स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर लॉन्ग कॉलम। समझ में आया। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो लैम्डा कितना है आपके पास, दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम। जैसे मान लीजिए आपके पास बी और डी में से अगर बी हो गया तो एल ई बाय कितना हो जाएगा, वो बी। कंडीशन क्या आपके पास, कंडीशन है आपके पास बी इज लेस देन डी। अगर d इज लेस देन b होगा तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप एल ई अपॉन डी लिख लोगे। समझ में आया। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको सॉम बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने ये टॉपिक पहले से पढ़ा होगा स्लेंडरनेस रेशियो की, तो वो हो सकता है आपके पास कि सर आप इतना ही छोड़ देना। ये उनके लिए जिनको थोड़ा सा सॉम वगैरह में, जिनको अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की थी, जिनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें के बारे में पता था, वो हो सकता है बोलेगा कि सर स्लेंडरनेस रेशियो हमने सॉम में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपके पास, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमें तो ये पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एल ई अपॉन आर मिनिमम। और सर आपने यहाँ पर क्या बता दिया, आपने बता दिया एल ई अपॉन बी बता दिया, तो सर ऐसे कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने क्या लिखा है, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉलम्स लिखा है। और कॉलम्स जनरली दो टाइप के ही आपको देखने को मिलेगा, एक आपको रेक्टेंगुलर या फिर दूसरा आपको सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा कॉलम, ठीक है। रेक्टेंगुलर के अंदर स्क्वायर भी मैं बोल सकता हूँ, अगर आपके पास दोनों वो सेम हो तो या तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर बोल लो या फिर आपको सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा। तो दो ही टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। तो उस दो टाइप में ही आपको मैंने स्पेसिफाई किया लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, एल ई अपॉन बी, ठीक है। लेकिन जनरली आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के लिए हम स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं, हम तो किसी भी टाइप के लिए चीज़ों के लिए हम निकाल सकते हैं ना। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा मेंबर है जो आपके पास ना ही वो रेक्टेंगुलर है ना ही वो क्या आपके पास सर्कुलर है, तो उस केस में आप स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकालोगे, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एल ई अपॉन आर मिनिमम, वेयर आर मिनिमम मतलब मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर मैं बात करूं, ये कितना होता है आपके पास, दैट इज योर आई मिनिमम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप इस टर्म में अगर आप बात कर रहे हो लैम्डा का, अगर आप ये वाली वैल्यू ले रहे हो, तो यहाँ पर एक्चुअल में लैम्डा की वैल्यू अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू 40 होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 40 होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। लेकिन लैम्डा आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, लैम्डा आप कौन सा ले रहे हो, इन केस ऑफ अगर आप उसको आर मिनिमम से जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है, आप उसको आर मिनिमम के थ्रू अगर आप वहां पर आप वैल्यू ले रहे हैं तो क्या होगा, 40 से आप कंपेयर करेंगे। सिमिलरली लैम्डा अगर आपके पास ग्रेटर देन 40 हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर लॉन्ग कॉलम, ठीक है। आप ये बस एक्स्ट्रा है चीजें समझने के लिए, ठीक है। बेसिकली आप इतना ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये वाली वैल्यू आई कैसे, एल ई अपॉन बी करके आपने यहाँ पर 12 कैसे निकाल लिया, तो अगर इसके बारे में और पढ़ना है तो थोड़ा सा और डिराइव कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉलम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या लिया यहाँ पर, एक रेक्टेंगुलर मैंने क्या लिया
कॉलम लिया, उसका मैं ये क्या है हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, उसका क्या है ये क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर डी एंड दिस इज योर बी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, चलिए यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास डी बड़ा है कि बी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे टाइप का है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसा है आपके पास, कुछ ऐसे टाइप का है, देख के समझ में आ रहा है कि आपके पास डी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली विथ बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने आपको ये हमारे पास एक्स एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्स, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर वाई वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास वाई वाई एक्सिस। कंडीशन क्या बताया मैंने कि यहाँ पर b छोटा दिख रहा है किससे, d से, b क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है क्या आपके b से। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लैम्डा निकाला तो मैं किससे निकाल रहा हूँ, मैं एल ई अपॉन आर मिनिमम से क्या कर रहा हूँ, मैं लैम्डा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। क्लियर, तो एल ई तो ठीक है, एल ई जितना रहेगा उतना तो रहेगा, आर मिनिमम की जगह मुझे क्या चाहिए, आर मिनिमम का फॉर्मूला कितना होता है, आई मिनिमम अपॉन ए अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ए। तो इस केस में आई मिनिमम की अगर मैं बात करूं, इस केस में अगर मैं आई मिनिमम की बात करूं तो दो आप इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो अगर मैं आई एक्स एक्स निकाला, आई में क्या कर रहा हूं एक्स एक्स निकाल रहा हूं, तो किसको कट कर रहा है, ये डी को कट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास बी डी क्यूब बाय 12। लेकिन अगर मैं वाई वाई एक्सिस से अगर मैं निकाल रहा हूं, वाई वाई एक्सिस से निकाल रहा हूं, तो किसको कट कर रहा है आपके पास, ये बी को कट कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी बी क्यूब बाय 12। ठीक है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकाल लिए। अब हमें पता है कि बी जो है वो क्या है हमारे पास, डी से क्या है आपके पास छोटी क्वांटिटी है, बी क्या है हमारे पास, डी से क्या है हमारे पास छोटी क्वांटिटी। अगर आपको ऐसे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, इसको आप थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आपके पास अब समझ में आ रहा होगा कि D जो है वो क्या आपके पास B से क्या है आपके पास बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सिंस हमें पता है B इज लेस देन D है, तो B क्यूब वाली वैल्यू छोटी होगी कि D क्यूब वाली वैल्यू छोटी होगी। ऑब्वियसली B आपके पास छोटा है तो छोटे का क्यूब करेंगे तो और हमें छोटा मिलेगा। इसका मतलब आई वाई वाई वाली जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास आई मिनिमम है। आई मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास आई वाई वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास b इज लेस देन d है और यहाँ पे b का हम क्या ले लिए और क्यूब कर लिए, तो मतलब एक छोटी क्वांटिटी को ही हम क्या कर लिए उसको 3 टाइम्स क्या किए, उसको सेम क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। समझ में आया, लेकिन d हमारे पास बड़ा था तो ये वाली आई एक्सेस की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो आई मिनिमम कितना है हमारे पास, आई मिनिमम हमारे पास आया है आई वाई वाई के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा एल ई अपॉन आई मिनिमम की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, कितनी है ये डी बी क्यूब बाय, कितनी है ये डी बी क्यूब बाय 12 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा आपके पास क्रॉस सेक्शन का b इंटू डी। एरिया कितना हो जाएगा आपके पास क्रॉस सेक्शन का b इंटू डी, और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है अंडर रूट, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है अंडर रूट। क्लियर, अब इसको अगर मैं निकालूं लैम्डा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा एल ई अपॉन, यहाँ से अगर मैं b और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और डी डी भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, नीचे बचेगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 12, यही वैल्यू बचेगी। कितनी बच रही है आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू एल ई अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर बाय 12। तो ये मैं 12 को भी बाहर लेके आ रहा हूँ, बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर का हो जाएगा ये b, और 12 को मैं बाहर लेके आया तो कितना हो जाएगा ये 2√3। यहाँ तक समझ में आया, लैम्डा कितना हो गया एल ई अपॉन बी अपॉन 2√3। अब हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू इतनी हो गई है और हमें पता है कि शॉर्ट कॉलम के लिए कितना दिया है, लैम्डा स्पेसिफाई किया है 40। अगर आप सॉम में अगर आप पढ़े होगे तो कितना स्पेसिफाई किया था आपको 40। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि लैम्डा की जो वैल्यू है शॉर्ट कॉलम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लेस देन इक्वल टू कितना बोला है वो 40 बोला हुआ है फॉर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, फॉर शॉर्ट कॉलम। तो अगर मैं इसको देखूं कितना हो जाएगा ये, अगर मैं एल ई अपॉन बी के टर्म्स में लिखूं तो हो जाएगा एल ई अपॉन बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 2√3, ऊपर आ जाएगा, इसको मैं इधर लेके गया तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन 2√3 हो जाएगा। ठीक है, एल ई बाई बी कितना हो जाएगा,
इज लेस देन इक्वल टू 40/2√3, तो यहाँ पर किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास LE/B अगर आप देखोगे तो इट इज लेस देन इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कुछ 11 पॉइंट समथिंग आएगी, तो उसको हम कितना ले लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं 12। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा फॉर शॉर्ट कॉलम, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी LE/B कितना हो जाएगा आपके पास 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आप किसके टर्म्स में लिखा है, मैंने LE/B के टर्म्स में लिखा, और इसको मैंने किससे स्पेसिफाई किया, मैंने इसको मैंने स्पेसिफाई किया 12 से। अगर 12 से कम है या 12 के बराबर है तो कितना हो जाएगा, ये शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। सिमिलरली 12 से अगर आपके पास ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर स्टूडेंट्स जिनका सॉम बहुत अच्छा है, जिन्होंने स्लेंडरनेस रेशियो का ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था, तो आपको वहाँ से ही RCC में क्या किया है, कोडल प्रोविजन में जो ये वाले जो आपके पास जो दिए हैं वो वहीं से ही डिराइव हुआ है। ऐसा कुछ वहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग पढ़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोड ने जो प्रोवाइड किया है आपको स्लेंडरनेस रेशियो का, वो वहाँ पर LE/B के टर्म्स में प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर आप सॉम में पढ़ोगे तो सॉम में लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, LE/R मिनिमम। जनरली ये आप कोई भी सेक्शन के लिए ले लो, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ठीक है, रोम्बस हो, जैसा भी हो, आप हर सेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से आप स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन RCC में क्या होता है, आपके पास कॉलम जो है वो या तो आप सर्कुलर कॉलम ही प्रोवाइड करोगे, या तो आप जनरली आप रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉलम बोल सकते हो, वो ही आप प्रोवाइड करोगे। तो इसने क्या किया, आपको सिर्फ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के लिए आपको क्या किया, यहाँ पर स्पेसिफाई करके B और D के टर्म्स में ही आपको क्या दे दिया है, स्लेंडरनेस रेशियो आपको दे दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर सॉम में हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, RCC में हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शेप यहाँ पर शेप को यहाँ पर ध्यान में रखे, उसका जो क्रॉस सेक्शनल जो शेप है, रेक्टेंगुलर या क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर है, उसको ध्यान में रख के इजी आपके पास क्या किया है, स्लेंडरनेस रेशियो का रेशियो यहाँ पर गिवन है, दैट इज लेस देन 12 और ग्रेटर देन 12, दैट इज अ शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। क्लियर, तो आप उसको भी एज अ डेरिवेशन में लिख सकते हो, सॉम का जो पार्ट है, RCC का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर मिनिमम एसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। मिनिमम एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी फॉर कॉलम्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ, मैं जो कॉलम्स के बारे में बता रहा था उसमें आपको फर्स्ट वाला टाइप मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, तो उसके बारे में हमने और अच्छे से डिटेल में बात किया स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। सेकंड तो आपको पास पता है कि रिइंफोर्समेंट में आपको बता दिया टाइड कॉलम्स और स्पाइरल कॉलम्स के बारे में। थर्ड वाला जो बताया था लोडिंग के लिए, तो लोडिंग में मैंने आपको बताया था या तो वो एक्सियली लोडेड हो सकता है, या फिर उसमें यूनी एक्सियल क्या हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, या फिर उसमें क्या हो सकता है, बाई एक्सियल क्या हो सकता है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बाई एक्सियल मतलब एक्स में भी आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और वाई एक्सिस में भी आपके पास क्या हो रहा है, उसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उस जो बाई एक्सियल वाला जो था उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, जैसे आपके पास एक कॉलम है, उसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिए कॉलम नहीं है, ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या आपके पास उसका एक्स एक्सिस है, दिस इज डी एंड दिस इज डी। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, और मैं यहां पर बात कर रहा हूं दिस विल बी योर वाई वाई एक्सिस। ये क्या आपके पास, दिस इज योर वाई वाई एक्सिस। क्लियर, अब मैं आपको बोला क्या, सबसे पहली केस में क्या बोल रहा था मैं आपको कि आपके पास सेंटर, मतलब आपके पास का जो CG जो है वहां पर क्या लग रहा है आपके पास, वहां पर आपके पास एक्सियल लोड आ रहा है, एकदम मतलब प्योर एक्सियली लोडेड कॉलम जो होता है वहां पर आपके पास एग्जैक्टली CG पे क्या लग रहा है आपके पास, वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कितना, आपको कंसंट्रेटेड लोड, आपके पास जो एक्सियल लोड है वो आपको डायरेक्टली उसके CG पे आ रहा है। ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट केस था। सेकंड केस मैंने आपको बताया था कि यहां पर नहीं आ रहा है, कहां पर आ रहा है, सिर्फ यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मतलब सिर्फ एक ही एक्सिस के अबाउट क्या आ रहा है, आपको यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था सिर्फ हमें EX देखने को मिला था, और यहाँ पर सिर्फ EX के कारण ही सिर्फ एक ही एक्सिस पे क्या देखने को मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है। और थर्ड केस में मैंने आपको बताया था कि बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताया था, उसमें क्या बोला था कि मैं यहाँ पर हमारे पास जो एक्सियल लोड जो आ रहा है वो कुछ इस जगह पे आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपके पास इधर से भी आपको एक एक्सिस में EY देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको EX देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या मैंने बताया कि तीनों के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के डिजाइन को हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ठीक है,
तीनों के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के डिजाइन को हम अप्रोच करेंगे। लेकिन क्या होता है आपके पास, मिनिमम एसेंट्रिसिटी, आईएस कोड ने एक पैरामीटर दिया है, दैट इज योर मिनिमम एसेंट्रिसिटी, कि अगर आप एक्सियल वाला जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो आपके पास जो केस था, अगर आप उसके लिए भी अगर आप डिजाइन कर रहे हो ना, तो आप एकदम एक्सियल को आप अज्यूम मत करो, आप उसके लिए भी क्या करो, एक मिनिमम एसेंट्री तक का भी आप क्या करो, उसको कंसीडर करो, और उसके बाद आप क्या करो, एक्सियली लोडेड कॉलम को आप क्या करिए, डिजाइन करिए। क्यों? क्योंकि देखिए एकदम एक्सियल मतलब परफेक्ट सीजी पे आना क्या है आपके पास पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपके पास जो कॉलम है, आप जो इरेक्ट करोगे कॉलम को, ठीक है, फुटिंग से आप क्या किए, कॉलम को इरेक्ट किए, तो पहले तो आप एक पूरा एक रिंग डालेंगे, ठीक है, एक आपके पास सर्कुलर क्या होता है, आपके पास एक सॉलिड आपके पास हॉलो सर्कुलर आपके पास वो होता है, रिंग होता है, उसको आप डालते हैं, फिर उसके अंदर पे क्या करते हैं आप, रीइंफोर्समेंट का जो मैश है उसको आप प्रोवाइड करके फिर क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे। अब थ्रू आउट द लेंथ जो आपने कॉन्क्रीटिंग किया, हो सकता है कहीं पर कंपैक्शन अच्छा हुआ होगा, कहीं पर कंपैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है एग्रीगेट के जो पार्ट्स है वो कहीं पर थोड़े ज्यादा अच्छे फॉर्म से क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन कहीं पर क्या हो, एग्लोमरेट हो गए हो। तो इसके कारण हो सकता है आपके पास कि जो आपके पास जो एक्चुअल लोड जो आ रहा था, वो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर कहीं पर क्या हो जाए, आपके पास शिफ्ट कर जाए। तो मतलब वो इतना भी ज्यादा एसेंट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पास यूनी एक्चुअल या बाई एक्चुअल वाला केस लगे, लेकिन स्टिल वो हो सकता है एक्चुअली लोड जो सीजी में जो लगना था वो क्या हो जाए, थोड़ा सा इधर से उधर वो क्या हो जाए, आपके पास शिफ्ट हो जाए। तो उस केस में क्या करने को बोला है आपको, उस केस में आपको मिनिमम एसेंट्रिसिटी आपको फिर भी आपको लेने के लिए बोला है, अगर आपके पास एक्चुअली लोडेड कॉलम भी क्यों ना हो, ठीक है। IS 456 ने स्पेसिफाई किया कि आप मिनिमम एसेंट्रिसिटी आप लेंगे। तो मिनिमम की बात करूं तो ई मिनिमम उसने बुक में हमारे पास शो किया गया है। ई मिनिमम कितना है आपके पास, ये है आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ। अभी तक हम इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम अनसपोर्टेड लेंथ मतलब जो आपके पास फ्लोर टू फ्लोर वाला जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन 500 प्लस लैटरल डायमेंशन। देखिए मैं LLD नहीं लिख रहा हूं, मैं लीस्ट लैटरल डायमेंशन नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, लैटरल डायमेंशन अपॉन 30, ठीक है, पहला पैरामीटर ये। और दूसरा केस क्या है आपके पास 20 mm और 20 mm। इनमें से जो भी ग्रेटर रहेगा उतनी वैल्यू को आप क्या रखोगे, उतनी वैल्यू को आप ई मिनिमम रखोगे। मतलब ई मिनिमम क्या आपके पास लेस देन इक्वल टू 20 mm तक का आपको क्या करना है, आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू नहीं सॉरी, आपको मिनिमम आपको ग्रेटर की बात कर रहे हैं ना, मतलब फिर भी आपको ई मिनिमम मतलब 20 या 20 से ज्यादा वाली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा आपको, उतना आपको एसेंट्रिसिटी आपको वहां पर लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर की बात करें ना, तो ये हो सकता है 20 से ज्यादा हो, 25 mm भी हो, 30 mm भी हो, तो वहां तक हम क्या कर सकते हैं, ई मिनिमम की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एकदम इतना आपके पास श्योर नहीं हो सकते हो कि आपके पास एक्चुअल लोड करेक्ट आपके पास यही पॉइंट पे ही लगेगा। कॉन्क्रीटिंग के कारण, किसी भी XYZ रीजन के कारण, कॉम्पैक्शन के कारण हो सकता है ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा इधर उधर कहीं पर क्या हो जाए, आपके पास शिफ्ट हो जाए। तो वहां से आप ई मिनिमम कैसे निकालेंगे, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लैटरल डायमेंशन अपॉन 30, वो वाली वैल्यू जितनी आई, मान लीजिए आपके पास ये आपके पास आ गई 15 mm, तो आप 15 mm नहीं लेंगे, आप मिनिमम आप 20 mm के लिए, मिनिमम आप 20 mm के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो ई मिनिमम आप बोल सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, आपके पास 20 mm आपके पास होना चाहिए। तो वो वाली वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आप उतना एसेंट्रिसिटी तो आप प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, किसके लिए, आपके पास जब आप डिजाइन करें एक्चुअली लोडेड कॉलम के लिए। तो यहां पर अगर मैं ई मिनिमम आप देखिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर आपके पास कहीं पर आपके पास क्या हो गया, एक्चुअल लोड आपके पास आ गया, तो ये क्या है आपके पास, दिस विल बी योर ई मिनिमम। वाई की बात करूंगा मैं, तो अगर मैं ई मिनिमम XX और ई मिनिमम वाई की बात कर रहा हूँ, ई मिनिमम XX की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज योर अनसपोर्टेड लेंथ मतलब L नॉट की बात कर रहा हूँ अपॉन 500 प्लस XX की बात कर रहा हूँ, तो मतलब ये XX कौन से डायमेंशन को काट रहा है, D को काट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस D अपॉन 30, प्लस कितना हो जाएगा ये D अपॉन 30 और कितना हो जाएगा ये 20 mm। इसमें से आपके पास जो भी आपके पास ग्रेटर वैल्यू जो रहेगी
वो क्या हो जाएगा आपके पास, ई मिनिमम किसके लिए हो जाएगा, वो एक्स एक्स वाले एक्सिस के लिए आपको निकालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं वाई वाई एक्सिस के बारे में बात करूं, ई मिनिमम किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, वाई वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर वाई वाई एक्सिस किसको काट रहा है, विड्थ को काट रहा है, बी को, तो बी को काट रहा है, तो यहां पर अनसपोर्टेड लेंथ कितना है आपके पास, एल नॉट बाय 500 प्लस लैटरल डायमेंशन किसको लेंगे आप, बी को लेंगे। क्यों, क्योंकि वाई वाई एक्सिस किसको काट रहा है, वो बी के थ्रू जा रहा है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी बी अपॉन 30 और 20 mm, ये दोनों में से आपके पास जो भी क्या होगा आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी आपके पास क्या होगा ग्रेटर वैल्यू होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ई मिनिमम एक्स एक्स के कारण क्या हो जाएगा आपके पास, एक आपके पास बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स आपके पास जनरेट होगा, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट वो कितना हो जाएगा आपके पास, एक्चुअल लोड इंटू ई मिनिमम ऑफ एक्स एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सिमिलरली ई मिनिमम वाई वाई की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वाई एक्सिस के लिए, वो कितना हो जाएगा आपके पास, पी यू इंटू ई मिनिमम ऑफ वाई वाई, ठीक है। तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट जो आपके पास आ रहा है, ये वाला जो एडिशनल जो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आपके पास आ रहा है, किस कारण, एसेंट्रिसिटी के कारण। अगर मैं बात करूं एक्सियल लोड मैंने लगाया है, यहाँ पर नहीं, मैं सिर्फ इसी केस को अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक्सियल लोड के लिए एनालाइज करूंगा ना, मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए क्यों एनालाइज करूंगा। लेकिन मिनिमम के लिए क्या बोला आपको, मिनिमम के लिए बोला है कि अगर आप ये वाला केस भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये दोनों जो मिनिमम आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट आया ना, ये दोनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर आप ई मिनिमम वाला फैक्टर अगर आप ले रहे हैं, तो ये वाले जो दोनों जो मोमेंट आ रहे हैं आपके पास बाई एक्सियल, आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी जब आप डिजाइन करोगे एक्सियल लोडेड कॉलम में, तो वो वाले भी क्या होंगे आपके पास, आईएस कोड ने उसके भी इफेक्ट को कंसिडर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, ई मिनिमम के फैक्टर को भी स्पेसिफाई किया गया। यहाँ से ये वाला जो जोन मैंने आपको बताया, ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ से हर एक एग्जाम में, चाहे वो गेट हो चाहे वो ईएस हो, इस फैक्टर से, कौन सा, मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम से, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में आपको इस वाले ई मिनिमम से आपको क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लैटरल डायमेंशन। यहाँ पे एलएलडी मत कर देना, यहाँ पर आपको ई एक्स एक्स और ई वाई वाई निकालना पड़ेगा, एक में आपको डी लिखना पड़ेगा, एक में आपको बी लेके चलना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू और 30 mm लेके क्या करोगे आप, ई मिनिमम की आप वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, चलिए फिर अपन यहाँ पर स्टॉप करते हैं, अपन फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।